प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते। जैसा कि मैं रक्तध्वज नाटक के तत्वों के बारे में आपको विश्लेषण कर रहा था, उसमें जो मैंने आपको पहले बताए थे, कथावस्तु, चरित्रण और संवाद। अब ये चौथा जो प्रमुख इसका तत्व है नाटक का, वह है भाषा और शैली। रक्तध्वज नाटक की भाषा शब्द प्रयोग की दृष्टि से समूह भाषा है। उसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी चारों प्रकार के शब्दों का विपुल मात्रा में प्रयोग हुआ है। अनेक लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से उसका सौष्ठव और भी अधिक बढ़ गया है। जो पात्र जिस श्रेणी का है, उसी श्रेणी की भाषा का उसके द्वारा प्रयोग में लाया गया है। आदिवासी दैत्या, गणेशिया, रुकाशा की भाषा अलग है, तो विजय सिंह, राजमाता, नाहर सिंह, भूरिया, दौलत सिंह और जय सिंह की भाषा अलग है। आदिवासियों की भाषा में राजस्थानी का स्पर्श है तथा उनमें लोकोक्तियों और मुहावरों का समावेश है, जिनका अर्थ लेखक ने पाद टिप्पणियों के माध्यम से स्पष्ट भी कर दिया है। तो वहीं राज दरबार के सदस्यों की भाषाएं गरिमापूर्ण तत्सम शब्दावली से संपन्न है। यहाँ लेखक ने परिनिष्ठित हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। उधर अंग्रेज पात्र हैं, सटन, एलियट, सैमसन, तो इनकी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग अधिक रूप से उच्चारित किया गया है। यथास्थान तय के स्थान पर टय, और इस प्रकार से जो रुकाशा को मतलब बोलते हैं तो बोलते समय सत्ता को सत्ता, ऐसा इस प्रकार से उनमें उसका जो उच्चारण है, उस उच्चारण को नाटककार ने वैसे ही लिखने का प्रयास किया है। इस तरह भाषा की दृष्टि से यह नाटक पूर्णतः सफल रहा है। नाटक का अगला जो बिंदु है, अगला तत्व है उद्देश्य। नाटक का उद्देश्य गोविंद स्वामी के द्वारा आदिवासियों में किए गए सुधारों, उनके द्वारा लाई गई जनचेतना और मानगढ़ की पहाड़ी पर किए गए हत्याकांड की भर्त्सना करना है। स्पष्ट रूप से नाटककार अपने इस उद्देश्य में पूर्ण रूप से सफल हुआ है। नाटक का मूल उद्देश्य अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना है। मानव कब तक अन्याय का शिकार बनता रहेगा, कब तक हिंसा और गोविंद स्वामी झूठे अपराध में अभिशप्त होकर फांसी पर चढ़ते रहेंगे? यह प्रश्न समाज के लिए एक विचारणीय है। समाज को अन्याय, अत्याचार और आतंक कब तक निकलता रहेगा, नियत तौर पर कब तक गोली वर्षा होती रहेगी? स्वयं गोविंद स्वामी के शब्दों में, यह फैसला समाज करेगा कि अन्याय और अत्याचार से लड़ना जुर्म है या नहीं, बच्चों के लिए पाठशाला खुलवाना जुर्म है या नहीं, निहत्थे पर गोली बरसाना वीरता है या कार्यता, अपराध है या आशीर्वाद। मुझे इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं कि जिस आतंक के लिए यह साजिश की गई है, वही आतंक उनको निकलता जा रहा है और आगे भी निकलता जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से नाटककार ने अपने उद्देश्य की सफलता है इस रक्तध्वज नाटक के द्वारा स्पष्ट कर दी है। अगला बिंदु है अभिनय। एक श्रेष्ठ नाटक सफल अभिनय पूर्ण होना चाहिए। रक्तध्वज नाटक एक अभिनय नाटक है। इसे सहज रूप से रंगमंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। नाटक 3 अंगों में विभक्त है, जिसमें 13 दृश्य हैं। इनको आसानी से रंगमंच पर दिखाया और अभिनीत किया जा सकता है। कोई भी दृश्य वर्जित नहीं है। नाटक दुखांत है। गोविंद स्वामी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, परंतु उसका दृश्य नाटक में नहीं रखा गया है। वैसे भी कर्नल सटर ने पूर्व में राजमाता से यह वादा किया था कि यदि गोविंद स्वामी को फांसी की सजा सुनाई जाएगी तो बाद में उसे जन्म कैद में बदल दिया जाएगा। इससे उसके दुखांत की अनुभूति कुछ कम हो जाती है। नाटक की कथावस्तु में अभिनय की दृष्टि से भारतीय नाट्य शास्त्रियों ने जो 5 कार्य अवस्थाओं का महत्व दर्शाया है, उनमें आरंभ, प्रयत्न, प्रत्याशत, नियताप्ति और फलागम, इनको ही पाश्चात्य नाट्य शास्त्रियों ने कार्य व्यापार कहा है। ये हैं प्रस्तावना या आरंभ, कार्य विकास, चरम सीमा या संघर्ष, नियति और समाप्ति। रक्तध्वज नाटक की कथावस्तु में इनका सफल विधान हुआ है। संवाद छोटे, चुस्त और कथा को गति देने वाले, पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालने वाले हैं। संवादों की भाषा पात्रानुकूल है। पात्रों की संख्या की दृष्टि से भी रंगमंच का कार्य 8 पात्रों के माध्यम से ही पूरा किया जा सकता है। इसमें स्वगत कथन नहीं है, लंबे कथन भी नहीं है। नाटक में दिए गए गीत उसकी अभिनय कला में
4 चांद लगा देते हैं। तो अभिनय की दृष्टि से भी यह नाटक एक सफल नाटक कहा जा सकता है। देश काल और वातावरण इसका अगला तत्व है। नाटक में जिस समय से संबंधित, जिस काल से संबंधित कथावस्तु का उपयोग किया गया होता है, उस देश और काल के सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश और परिस्थितियां आदि का चित्रण ही देश काल कहलाता है। रक्तध्वज नाटक में गोविंद स्वामी के क्षेत्र और उस समय के वातावरण को लेखक ने व्यापक रूप से चित्रित करने का प्रयास किया है। उस समय की धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के विभिन्न चित्र इसमें प्रस्तुत किए गए हैं। उस समय देश में वर्ण व्यवस्था थी, छुआछूत का साम्राज्य था, शिक्षा का अभाव था, ईसाई लोग हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की थी और वे उन लोगों को अपने धर्म में वापस ले रहे थे जिन्हें ईसाई होना अच्छा नहीं लग रहा था। लोगों में गीत, नृत्य आदि की ललक थी। आदिवासियों में समय समय पर गीत गाए जाते थे, नृत्य होते थे, ढोल, मंजीरा, बांसुरी आदि वाद्य यंत्र भी थे। अंग्रेज लोग रजवाड़ों को अपने कब्जे में लेने के लिए प्रयत्नशील भी रहे थे। बहाना खोज खोज कर भी उन्हें अपने नियंत्रण में करने में सफल हो रहे थे। तो देश और काल की दृष्टि से भी इस नाटक में संपूर्णता के साथ सजीवता को चित्रित करने का प्रयास किया है। सो हम नाटककार भी अपने प्राकथन में जो डूंगरपुर और ये जो बांसवाड़ा और ये जो एरिया है, राजस्थान का जो ऊपरी भाग है, इसमें रहने वाले जो आदिवासी हैं, उनके जीवन दर्शन को इसके माध्यम से स्पष्ट करता है। उनका जो संघर्ष है, जीवन जीने का ढंग है, उनके आपसी संघर्ष, आपसी विवाद हैं, और जो सत्ताधारियों के साथ में उनका जो मेल जोल है, जो बेगारी प्रथा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको कि इस नाटक के माध्यम से उभारने का नाटककार प्रयत्न करता है। और कथावस्तु तत्वों के आधार पर अगर हम इसकी समीक्षा करें तो ये छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से, इन बिंदुओं के माध्यम से और थोड़े में ही बहुत कुछ कह दिया गया है। तो इस तरह से आप इस नाटक के जो तत्व हैं और उसकी सफलता और असफलता का जो विवेचन है, वह इसके माध्यम से समझ सकते हैं। धन्यवाद। और अगला वीडियो मैं दूसरे प्रश्न, जो इसका उद्देश्य है, उस उद्देश्य को थोड़ा विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास करूंगा, उस प्रश्न को, क्योंकि वह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होता है। धन्यवाद।